मित्रों नमस्कार। जनमत एच में आपका स्वागत है। मैं हूं कमल का। साथियों, योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी और अमित शाह की लड़ाई में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल पर भी सवाल उठा दिए हैं। आपको मालूम ही है कि दोनों में जबरदस्त भयंकर एक तरह से एक दूसरे को काटने की स्थिति चल रही है, या ज्यादा ये कहना ठीक होगा कि अमित शाह के जो प्यादे हैं उत्तर प्रदेश में, वो योगी जी को काटने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें प्रमुख नाम है केशव प्रसाद मौर्य का। केशव प्रसाद मौर्य पिछले दिनों खबरें आई कि उनको समझाया गया, मनाया गया, बताया गया केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा कि अभी ये समय ठीक नहीं है मोदी जी को छेड़ने का, लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आ रहे। हाल में एक खबर आई है कि उत्तर प्रदेश में जो कॉन्ट्रैक्चुअल पद हैं या जो अस्थायी नियुक्तियां हैं, उनको पक्का करने का पक्का कीजिए, ऐसी मांग जो है केशव प्रसाद मौर्य ने की है। अब ये अपनी सरकार के ऊपर ही अगर आप इश्यूज बनाएंगे और उसको इंटरनल फोरम पे डिस्कस ना करके सार्वजनिक करेंगे, या कुछ भी लिखकर लेटर लिखकर उसे सार्वजनिक कर देंगे सीधे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, तो ये तो अपनी सरकार को जो है वो मुश्किल में डालने की बात होगी। ये आम हर जो राजनीति का जानकार आदमी है वो समझता है। तो केशव प्रसाद मौर्य ने ऐसा ही किया है, और ये उस समय किया है जब उत्तर प्रदेश में 10 जो सीटें हैं, 10 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव हुए। उपचुनाव में अगर योगी जी का प्रदर्शन खराब रहा तो जो शाह गुट है उसको ये मौका मिल जाएगा योगी जी को निपटाने का कि इनके बस का कुछ नहीं रहा। देखिए, लोकसभा में भी इन्होंने कबाड़ा किया और अब विधानसभा में भी ये कबाड़ा कर रहे हैं। लोकसभा में 32-33 सीटें आई, विधानसभा में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए उपचुनाव में, तो साहब अब इनको हटाइए। तो उनको कॉम्पिटेंट ना होने के आधार पर हटाने का एक भूमिका बनाई जा रही। और केशव प्रसाद मौर्य ने ये जो लेटर लिखा है, जो लेटर जिस विभाग को लेकर लिखा है, उस विभाग को मुख्यमंत्री ही होल्ड करते हैं। कार्मिक विभाग है वो जनरली मुख्यमंत्री के पास ही होता है। अब इस केशव प्रसाद मौर्य के इस लेटर ने मुख्यमंत्री को मुश्किल में डाल दिया है। या तो वो इस पर कार्रवाई करें, अगर वो कार्रवाई नहीं करेंगे और विधानसभा का रिजल्ट अच्छा नहीं आया उपचुनाव का, तो वो सीधे कहेंगे कि मैंने तो कहा था, मैंने तो सलाह दी थी। वो उसे सलाह का मुंह देंगे। लेकिन एक बात तय है कि ऐसी जितनी भी चीजें होती हैं, अगर आपका पार्टी ठीक चल रही है तो इनको इंटरनल फोरम पर डिस्कस किया जाता है, ना कि सार्वजनिक रूप से। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बैठकों के बाद, इतने क्रिटिसिज्म के बाद भी केशव प्रसाद मौर्य चुप क्यों नहीं कर रहे हैं? केशव प्रसाद मौर्य ऐसी हस्ती तो है नहीं कि जिनको चुप नहीं कराया जा सकता है। वो अपना विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाए, लोकसभा में बावजूद विधानसभा का चुनाव न जीतने के उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो इसका मतलब तो साफ है कि वो किसी बड़े नेता के खास हैं कि जो व्यक्ति अपना उपचुनाव नहीं जीत पाया उसको फिर भी आपने उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो वो खास कौन है वो साफ है, हम बोल भी रहे हैं कि वो खास अमित शाह हैं। उसमें नरेंद्र मोदी भी हो सकते हैं। इसकी हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये आखिर हो क्यों रहा है, क्या चल रहा है। साथियों, मेरा आकलन है और मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी, हालांकि चुनाव से पहले वो ये कह रहे थे कि आप 2024, 2029, 2033 गिनते रहिए, लेकिन मैं 2047 के लिए तैयार हूं। यानी वो ये कह रहे थे कि मैं जब तक स्वस्थ हूं तब तक मैं प्राइम मिनिस्टर का पद नहीं छोड़ने वाला हूं। लेकिन जिस तरह से इस बार परफॉर्मेंस हुआ है लोकसभा में, उसके बाद लगता है कि इस रणनीति पर पुनर्विचार हो रहा है। या तो नरेंद्र मोदी जी खुद कर रहे हैं
या संघ ने उनको संकेत किया है, क्योंकि एक पुरानी परंपरा भी है। परंपरा नरेंद्र मोदी जी की ही डाली हुई है कि जो व्यक्ति 75 साल से ऊपर है वो जो है वो सरकार में काम नहीं करेगा और वो मार्गदर्शक मंडल का हिस्सा हो जाएगा या अपने घर पर बैठेगा या उसे नोशनल पोस्ट मिलेंगी जैसे राज्यपाल या इस तरह की पोस्ट, जहां सिर्फ विशेष कुछ आपके पॉलिटिकल राइट्स नहीं होते हैं, आप गेम तो प्ले करते ही हैं। और राज्यपाल की पोस्ट पर पॉलिटिकल लोग चाहिए भी होते हैं क्योंकि केंद्र को उसी हिसाब से हैंडल करना होता है। तो सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि क्या मोदी जी के प्रस्थान का समय अगले 1, 2, 3, 4 साल के अंदर हो रहा है? इसकी सबसे ज्यादा जानकारी अमित शाह को है क्योंकि वही उनके करीब है। और इस समय जल्दी में कौन दिख रहा है मोदी को निपटाने, योगी को निपटाने के? अमित शाह, क्योंकि वो अपने प्यादों को चुप नहीं होने दे रहे हैं। एक स्टेप बैकवर्ड जरूर ले लेते हैं लेकिन उनके हमले जारी रहते हैं। जैसे इस बार भी एक स्टेप बैकवर्ड जरूर ले लिया है योगी को हटाने को लेकर, लेकिन हमला फिर आज हुआ जो लेटर लिखा केशव प्रसाद मौर्य ने। केशव प्रसाद मौर्य की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने बूते पर ये लड़ाई योगी से लड़े। कई लोग होते हैं ना जो जैसे आडवाणी जी की और नरेंद्र मोदी का झगड़ा हुआ था तो दोनों में दम था, अपने बूते पर भी वो इस लड़ाई को जारी कर सकते थे। उनको किसी बैक से किसी की जो समर्थन की जरूरत नहीं थी। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य में वो दम नहीं है, ना राजनीतिक दम है। देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं जो नेता को इम्पोर्टेंट बनाती हैं, तो उसकी चर्चा फिर किसी दिन करेंगे। तो केशव प्रसाद मौर्य में उनमें से किसी भी चीज में लेकर बहुत दम नहीं है, जबकि योगी आदित्यनाथ में है। उनकी इंडिपेंडेंट इक्विटी है, उनकी इंडिपेंडेंट जो है वो इंडिपेंडेंट उनकी कार्यकर्ताओं का समर्थन उनको हासिल है। आज अगर योगी बनाम मोदी में आप कंपटीशन करवाएं तो योगी मोदी से बहुत पीछे नहीं आएंगे, बराबर भी आ सकते हैं, आगे भी आ सकते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में इसका प्रमाण मिला कि सबसे ज्यादा डिमांड जो थी कि किसकी रैली हो जहां पार्टी फंसी हुई हो, तो वो रैली होती थी नरेंद्र मोदी की सबसे पहली, और सबसे दूसरी होती थी जो है वो योगी आदित्यनाथ की। और जिस सीट पर चुनाव फंस जाए उस पर तो योगी आदित्यनाथ को बुलाया ही जाता था। तो योगी आदित्यनाथ की अपनी इक्विटी है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि अमित शाह की इक्विटी नहीं है। अमित शाह भी एक काबिल एडमिनिस्ट्रेटर है और उनको जो आधुनिक काल का चाणक्य कहा जाता है वो भी काफी हद तक ठीक है। लेकिन ये जो फैसला है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, ये फैसला जो है ये इंटरनल फोरम पर सुलझाया जाना चाहिए। योगी को कम करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। और अमित शाह जी, आ, मैं आपको ये कह रहा था, पहले उस चीज को कंप्लीट कर लें कि मोदी जा सकते हैं ऐसा मेरी संभावना है। मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं क्लियर कर दूं। लेकिन पॉलिटिक्स में कुछ भी ऐसे ही नहीं होता है। अगर अमित शाह बड़ी तेजी में लगे हुए हैं कि किसी तरह से जल्दी जल्दी में योगी जी को निपटाया जाए तो इसका कोई ना कोई पॉलिटिकल रीजन है। और इसका पॉलिटिकल रीजन यही है कि मोदी जी जाने वाले हैं तो उसके बाद अभी जो है वो दो नाम तो स्पष्ट तौर पर हैं, एक अमित शाह जी का और एक योगी जी का। तो इसमें से अगर एक निपट जाता है तो दूसरा अपने आप प्रधानमंत्री के लायक हो जाता है। तो इसलिए अमित शाह जी के पास क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का ज्यादा एक्सेस है, सेंटर का ज्यादा एक्सेस है, पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, तो उनकी ये कैपेसिटी ज्यादा है कि वो योगी जी की नाक में दम किए रखें और किसी भी सही मौके पर उनको हटा दें। तो फिर अमित शाह ही प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट बचते हैं। तो पहला सवाल जो मैंने खड़ा किया कि क्या नियर फ्यूचर में मोदी जी का प्रस्थान हो रहा है, उसका अंदाजा इसी बात से मिलता है जो शाह जी कर रहे हैं, अमित शाह जी कर रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा करके वो सफल हो पाएंगे?
ये मैं किसी दूसरे अंक में भी आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन आज 2 लाइनों में ब्रीफ से बता देता हूं कि अमित शाह जितना योगी जी से लड़ेंगे उतना अपना नुकसान करेंगे। जो बीजेपी का हार्डकोर वोटर है वो योगी जी को लाइक करता है, और योगी जी अपने कर्मों से, अपने काम से, अपने पॉलिटिकल कर्म से हिंदुत्व के जो है वो नेता हैं। जैसे 2014 में नरेंद्र मोदी थे, तो नरेंद्र मोदी ने पहले अपने आप को हिंदुत्व का नेता बनाया, जो बीजेपी का हार्डकोर सपोर्टर है उससे सपोर्ट गैदर किया, फिर वो प्राइम मिनिस्टर हो गए, और फिर प्राइम मिनिस्टर होने के बाद वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास वगैरह में मोदी जी ने हिंदुत्व को छोड़ दिया। तो अमित शाह के नाम पे कुछ अच्छे काम तो हैं, लेकिन अमित शाह ने अपनी हिंदुत्व वाली छवि नहीं बनाई है, और योगी आदित्यनाथ ने अपनी हिंदुत्व की छवि बना रखी है। हाल फिलहाल में उन्होंने एक लकीर और खींची, और वो लकीर थी कि जो भी जो सामान बेचेगा, उस कानून को लागू किया उन्होंने, जो 2006 का कानून है, कंज्यूमर एक्ट में के तहत जो आता है, जीएसटी में आता है, सब में आता है कि कोई भी व्यक्ति जो व्यापार करेगा वो अपनी दुकान के सामने विजिबल तौर पर अपनी कंपनी का नाम और अब जो प्रोप्राइटर है या जो कंपनी चलाता है और जो उसके एम्प्लॉई हैं उनका नाम लिखेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है जिससे पूरे देश की राजनीति में हलचल है, एनडीए के अंदर भी हलचल है और एनडीए के बाहर भी हलचल है। तो साथियों, मुझे लगता है इसमें कि नरेंद्र मोदी जी की प्राइम मिनिस्टर का जो कार्यकाल है वो कहीं आसपास अब समाप्त होने वाला है। इसलिए अमित शाह जी बहुत जल्दबाजी में हैं, और जल्दबाजी में वो योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन कर देना चाहते हैं, समाप्त कर देना चाहते हैं राजनीतिक रूप से। और योगी आदित्यनाथ अभी तो डटे हुए हैं, अभी तो अमित शाह के सभी जो जो चेक हैं उनको वो न्यूट्रलाइज करते चले जा रहे हैं, बिना अमित शाह और नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ बोले या कोई एक्शन ऐसा लिए जिससे उनको व्यक्तिगत रूप से उनकी कोई नुकसान हो। तो ये था आकलन, निचोड़ एक बार फिर बता देता हूँ क्योंकि काफी इश्यूज थे। यूपी में लड़ाई चल रही है योगी बनाम शाह। शाह के अपने कुछ प्यादे हैं और उनमें केशव प्रसाद मौर्य प्रमुख हैं, वो योगी को चैलेंज कर रहे हैं। आज भी एक लेटर के माध्यम से, आजकल में उन्होंने वो लेटर लिखा है कुछ दिन पहले, कुछ पिछले 1 सप्ताह के अंदर अंदर, जिसका निशाना अगेन योगी है। ये लड़ाई शाह और योगी सड़कों पर कर रहे हैं, शाह की तरफ से ज्यादा हो रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर मेरा आकलन ये है कि कहीं जी जो है उनका जो कार्यकाल है वो समाप्ति की ओर तो नहीं हो रहा है, और क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा जानकारी शाह को रहेगी, वो उनके करीबी हैं, इसलिए शाह इस जल्दबाजी में है कि जल्द से जल्द योगी जो है वो साइडलाइन हो, ताकि अगले प्राइम मिनिस्टर के जो कैंडिडेट हैं अकेले वही रह जाएं और उनमें जो योगी जी का नाम चल रहा है वो समाप्त हो जाए। तो साथियों, हमारा ये अंक आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। साथियों, एक आपसे बहुत निवेदन है, हस्तबद्ध निवेदन ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हम अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश करते हैं और साथ में हमको उसका लाभ भी होता है। नमस्कार, अगले अंक में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।